हेलो 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 नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने बिश्नोई स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से जुड़िए, जल्दी से आपका स्वागत है, सभी का स्वागत है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बताऊं तो आज हम पढ़ने वाले हैं आमेर के कछवाहा वंश का इतिहास पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ेंगे, हस्तलिखित नोट्स हैं, आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। और इस वीडियो में मैं कहीं भी आपको बताऊंगा कि ये नोट्स आपको कहां पर मिलेगा, तो बस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिए। और चलिए बिना देरी करते हुए हमारी जो रोज़ाना की तरह क्लास हैं उसको शुरुआत करते हैं। लेकिन उस शुरुआत करने से पहले मैं आपके सामने दो पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा कि हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखिए, कि हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखिए। हार जाओ ज़िंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर भी जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना है। फिर भी क्या करना है? जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना है। इसी दो पंक्तियों के साथ अपनी क्लास को रोजाना की तरह सुचारू रूप से शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आमेर के कछवाहा वंश, देखिए आपने सुना होगा कछवाहा भगवान राम के बेटे कुश के वंशज हैं। देखिए भगवान, जो रामायण आप सभी ने देखी होगी, उसमें जो राम होता है, राम की दो पुत्र होते हैं, एक एक नाम होता है लव और एक एक नाम होता है कुश। ये कुश है, यही कछवाहा वंश, मतलब इसी के नाम पे जो कछवाहा वंश है वो पड़ा है। ठीक है, और वो किसके वंशज थे? कुश के वंशज। कुश किसका था? राम का था। ठीक है, राम को आप भली भांति जानते होंगे। ठीक है, और इसीलिए रघुवंश तिलक भी कहा जाता है। इसीलिए जो कछवाहा वंश हैं उसको क्या कहा जाता है? रघुवंश तिलक भी कहा जाता है। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला जो राजा आता है, जो शासनकर्ता आता है, तो उसका नाम है, वो क्या है? दुल्हराय। ठीक है, दुल्हराय। और इसका वास्तविक नाम, इसका मूल नाम पूछे तो इसका वास्तविक नाम है तेजकरण। ठीक है, और ये देखिए 1137 में नरवर एमपी से आया था, मतलब मध्य प्रदेश से आया था, और दौसा में बड़ गुजरों को हराकर अधिकार कर लिया था। तो दौसा जिला है, उस पर इसने किसको हराया? बड़ गुर्जरों को हराकर दौसा जिले पर अपना अधिकार कर लिया। कौन करता है? ये दुल्हराय। ठीक है, और रामगढ़ में मीणा शासकों को हराया तथा यहाँ अपनी कुल देवी इसकी कौन है? जमवाय माता। ठीक है, जमवाय माता का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? दुल्हरा ने। ठीक है, कहाँ बनवाया? रामगढ़ में मीणा शासकों को हराकर रामगढ़ में बनवाया। अपनी कुल देवी कौन है? जमवाय माता। ठीक है, उसका मंदिर बनवाया। जो अगला हमारा जो राजा आता है तो उसका नाम है, नंबर 2 पे है काकिल देव। ठीक है, काकिल देव। देखिए काकिल देव के बारे में एक ही बात याद रखनी। देखिए 1207 में मीणा शासकों को हराकर आमेर पर अधिकार कर लेता है। काकिल देव क्या करता है कि 1207 ईस्वी में मीणा के जो शासक होते हैं उसको हराकर आमेर पर अधिकार कौन करता है? काकिल देव। ठीक है, और नंबर 3 पे आता है भारमल। भारमल के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए भारमल अकबर की अधीनता स्वीकार कब करता है? देखिए 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है, और सांभर में अपनी बेटी हरकाबाई से शादी अकबर से करता है। देखिए सांभर में अपनी बेटी, किसकी बेटी? भारमल की बेटी, जो हरकाबाई है वो शादी किससे करती हैं? अकबर से करती हैं। और इस हरका की उपाधि क्या है? मारियम उज्जमानी, जो जहांगीर का बेटा था। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं, और यह है झाड़सा जो आमेर है उसके मतलब कछवाहा वंश के। देखिए सबसे पहले उसको झाड़सा नाम से जाना जाता था, बाद में आमेर, और आमेर में रहते थे कछवाहा वंश। ठीक है, नंबर 4 पे हमारा जो राजा आता है उसका नाम क्या है?
उसका नाम है भगवंत दास। देखिए भगवंत दास के अगर हम बारे में अगर चर्चा करें तो देखिए सरनाल गुजरात में है। वहाँ पर मिर्ज़ा विद्रोह का दबाया, मिर्ज़ा विद्रोह का रोकने का प्रयास किया, उसको दबाने का प्रयास किया, तो वो किसने किया, आपको याद रखना है, भगवत दास ने, ठीक है। और अकबर ने नागड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया। अकबर ने इसे कौन सा झंडा देकर समाप्त किया, नागड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया। क्यों किया, क्योंकि इसने सरनाल गुजरात में मिर्ज़ा विद्रोह को दबाया था, ठीक है। और अपनी बेटी मानबाई की शादी जहांगीर के साथ की, ठीक है। अपनी बेटी है, उसकी शादी किसके साथ करवाता है, जहांगीर के साथ करवाता है। और उसकी उपाधि क्या थी, शाह-ए-बेगम, ठीक है। बेगम रानी को कहते हैं शाह-ए-बेगम, जो बेटा खुसरो, जो खुसरो की बेटी थी, ठीक है। और अगर इसके बारे में बात करें तो देखिए जहांगीर की शराब की आदतों से तंग आकर मानबाई ने आत्महत्या कर ली। देखिए जहांगीर था वो शराब बहुत पीता था, नशीली था, तो कभी कभार लड़ाई हो जाती थी, तो उससे परेशान होकर उसकी मतलब शाह-ए-बेगम ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। आत्महत्या क्या की, आत्महत्या की। तो उसके बाद में अगला जो हमारा राजा आता है, अगला जो शासक आता है, शासनकर्ता आता है, तो उसका नाम है अपना मानसिंह। देखिए मानसिंह को आप भली बात जानते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध में जो आता है वही मानसिंह है। देखिए अकबर ने पहले इसे 5000 का मनसबदार बनाया, यानी मतलब इसके पास में 5000 सैनिक रखी, ठीक है। और जिसके बाद बढ़ाकर 7000 कर दी, ठीक है। और अकबर ने काबुल, बंगाल व बिहार पर गवर्नर था। अकबर का मतलब किस किस क्षेत्र का गवर्नर था, काबुल, बंगाल और बिहार का गवर्नर था, ठीक है। और बंगाल में अकबर नगर राजमहल की स्थापना किसने की, मानसिंह ने की। देखिए बंगाल में अकबर नगर राजमहल की स्थापना कौन करता है, मानसिंह, ठीक है। और पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराया और वहाँ से शीला माता की मूवी लाकर आमेर में मंदिर बनवाया। और शीला माता आमेर के कछवा वंश की इष्ट देवी है। देखिए आमेर के कछवा वंश की इष्ट देवी पूछे तो इष्ट देवी कौन है, शीला माता, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और भी उसके बारे में थोड़े चर्चा करेंगे। देखिए हाँ, इष्ट देवी है शीला देवी। और देखिए बिहार में मानपुर नामक नगर की स्थापना कौन करता है, वो करता है अपना मानसिंह। और 1592 में उड़ीसा को जीत लेता है। और उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बात करें, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मानसिंह के बारे में, ठीक है। मानसिंह देखिए आमेर में महलों का निर्माण करवाया। और इसकी रानी कानकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। देखिए इसकी रानी जिसका नाम क्या था, कनकावती ने क्या किया कि अपने बेटे के याद में, उसके बेटे का नाम क्या था, जगत सिंह, उसकी याद में आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया, ठीक है। और अगर इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बात करें तो देखिए हाँ, इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीराबाई चित्तौड़ में पूजा करती हैं। देखिए जो मंदिर था, उसका मंदिर का नाम क्या था, जगत शिरोमणि। जगत शिरोमणि में एक श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी गई है, जो वही मूर्ति मानी जाती है जिसकी जो मीराबाई चित्तौड़ में पूजा करती थी, ठीक है। और वृंदावन में राधा गोविंद का मंदिर बनवाया, वृंदावन, ठीक है। उसमें राधा और गोविंद का मंदिर किसने बनवाया, मानसिंह ने बनवाया, ठीक है। और इसके दरबारी विद्वान के बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखिए दरबारी विद्वान देखिए दरबारी कवि एक था जिसका नाम था पुंडरीक विंडल, ठीक है, पुंडरीक विंडल। उसने 4 पुस्तकें लिखी। देखिए पहले का नाम है रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय और नर्तन निर्णय, ठीक है। और इसकी उपाधियों के बारे में बात करें तो मर्जंद जो बेटा था इसका, और मिर्ज़ा राजा जो अकबर ने दी थी, ठीक है, उपाधि दी थी मिर्ज़ा राजा, ठीक है। और अब आ जाता है मिर्ज़ा राजा नंबर 6 पे आता है जय सिंह। इसे आप भली भांति जानते होंगे, ठीक है। क्या नाम है, मिर्ज़ा राजा जय सिंह।
इसका शासनकाल के बारे में अगर हम बात करें तो 1621 से 1667 तक, ठीक है। और आमेर की कछवा वंश का सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा है? मिर्जा राजा जयसिंह का रहा है। और कितना रहा है? 1621 से 67 तक, ठीक है। और जहांगीर शाहजहां और औरंगजेब के साथ कार्य करता है। ये जो मिर्जा राजा जयसिंह है किसके साथ कार्य करता है? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के साथ, ठीक है। और शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी। इसको जो मिर्जा राजा की जो उपाधि है वो कौन देता है? शाहजहां देता है, ठीक है। शाहजहां देता है। और औरंगजेब ने इसे शिवाजी के खिलाफ भेजा था और शिवाजी के साथ 1565 में ये संधि करता है, पुरंदर की संधि, ठीक है। पुरंदर की संधि आप जानते होंगे। पुरंदर की संधि कब हुई? 1565 में। किस किस के मध्य हुई? तो शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी, ठीक है। और जयगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया, ठीक है। और पहले इस स्थान को चिल्हे का टोला कहा जाता था, ठीक है। किस स्थान को कहा जाता था? जयगढ़ के किले का निर्माण करवाया और पहले इस स्थान को क्या कहा जाता था? चिल्हे का टोला कहा जाता, ठीक है। और इसके अब दरबारी कवि के दरबारी विद्वान के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए दरबारी विद्वान कौन कौन थे इसके? दरबारी विद्वान बिहारी जी, ठीक है। सबसे पहले आता है बिहारी जी। बिहारी जी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है बिहारी सतसई, ठीक है। और नंबर 2 पे आता है कुलपति मिश्र। इन्होंने 52 पुस्तकों की रचना की थी और इनमें हमें मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण आक्रमणों की जानकारी मिलती है। देखिए जो मिर्जा राजा जयसिंह है उसने मतलब दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, तो उसकी जानकारी कौन देता है? कुलपति मिश्र देता है। और उसने 52 पुस्तकों की रचना की जिसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। और नंबर 7 पे आता है हमारा सवाई जयसिंह, ठीक है। सवाई जयसिंह, इसका शासनकाल है 1700 से 1743 तक और जयसिंह द्वितीय है, ठीक है। देखिए 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य करता है। कौन करता है? सवाई जयसिंह करता है। क्या करता है? देखिए 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य करता है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहदाजे अजाब के साथ दिया, उसका साथ दिया। देखिए किसका साथ दिया? किसकी मृत्यु के बाद? औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन साथ देता है? सवाई जयसिंह। किसका? शहजादे आजम का साथ देता है, ठीक है। और बहादुर शाह प्रथम, जिसे मुहज्जब के नाम से भी जाना जाता था, बहादुर शाह प्रथम ने आमेर पर आक्रमण किया और सवाई जयसिंह को हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को राजा बनाया और आमेर का नाम बदल कर उसने कहा लिखा इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर दिया था, ठीक है। और भाई इसने क्या किया? और देखिए भरतपुर में मोहकम सिंह को हराकर बदन सिंह को राजा बनवाया और बदन सिंह को डींग की जहांगीर तथा व्रतराज की उपाधि देता है। और मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को राज रोजेश्वर की उपाधि देता है, ठीक है। और उसने क्या किया? देखिए जयसिंह ने। और गंगावना का युद्ध कब हुआ? 1741 में। बीकानेर के जोरावर सिंह की जोधपुर के खिलाफ अभय सिंह के खिलाफ मदद की, ठीक है। जो किसने की मदद? जो जयसिंह करता है। जोरावर की जो जोधपुर के अभय सिंह थे राजा, उसकी मदद कौन करता है? जयसिंह करता है। और कब करता है? जो गागवाना का युद्ध कब होता है? 1741 में, ठीक है। और सवाई जयसिंह मराठों के साथ भी युद्ध करता है कहीं। तो हम मराठों के साथ कौन कौन सी? देखिए पहला जो पिलसुद जो एमपी में है, ये युद्ध कब होता है? 1715 में। और इसमें जीतता कौन है? जयसिंह जीतता है। और एक होता है मंदसौर का युद्ध, ये कब होता है? 1733 में और इसमें जयसिंह हार जाता है। और तीसरा युद्ध होता है रामपुरा का युद्ध, वो होता है 1735 में, इसमें भी हार जाता है, मतलब दोनों में हार जाता है, ठीक है। और देखिए पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ 1741 में धौलपुर में समझौता करता है और मुगल बादशाह
महमूद शाह रंगीला की तरफ से करता है, ठीक है। और सवाई जय सिंह ने क्या किया, देखिए सवाई जय सिंह ने तीन बार मालवा का गवर्नर बना था, ठीक है। और देखिए और भी चर्चा करेंगे इसके बारे में। और देखिए 1740 में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता है, कौन करता है, सवाई जय सिंह, और जिसने पुंडरीक रत्नाकर जो पुरोहित थे, ठीक है। और दीप सिंह कुंभाणी ने यज्ञ के घोड़े को अपहरण लिया था, और जिसमें वो अश्वमेध यज्ञ करता है, और उस घोड़े को कौन अपहरता है, दीप सिंह कुंभाणी, ठीक है। वो इस घोड़े को अपहर देता है, ठीक है। वो मतलब अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, आप जानते ही होंगे, रामायण में पढ़ी होगी तो, ठीक है। वो रावण और उसके पुत्र के साथ वो होता है ना, उसका घोड़ा अपहर देता है बाद में, वो लंबी चौड़ी कथा है, ठीक है। और अगर जय सिंह के बारे में सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बात करें तो उसे एक स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है कुंभा को, और स्थापत्य कला के नाम से ये जाना जाता है जय सिंह, ठीक है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात है। और 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना करता है। जयपुर की स्थापना कौन करता है, जय सिंह करता है। और कब करता है, 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना करता है सवाई राजा जय सिंह द्वितीय। और जयपुर के जो वास्तुकार माने जाते हैं, जो जयपुर शहर का जो ढांचा बनाया था, वास्तुकार कला बनाई थी, तो वो हमारा जो वास्तुकार जाने जाते हैं विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है। और पुर्तगाली ज्योतिषी जेविनियर डी सावला की मदद की, और चीन के केटोया तथा इराक के बर्गदार नगर की तरह जयपुर को बसाया, और जयपुर में 9 वर्गों का सिद्धांत बसाया, ठीक है। और भी इसमें कुछ लिखे हुए हैं, हाँ, 9 वर्गों का सिद्धांत बसवाया। और मैं कहाँ पर था, हाँ देखिए 9 वर्गों का। और जयपुर भारत का प्रथम आधुनिक शहर था, और पहले इस स्थान को शिकार होती थी। और जयपुर के निर्माण सबसे पहले बादल महल, जयपुर में जो जयपुर का निर्माण होया तो उसमें मतलब जयपुर के निर्माण में सबसे पहले बादल महल बनवाया गया, ठीक है। और बाद में नंबर 2 पे बना नाहरगढ़ क्या है, देखिए नाहरगढ़ मराठा आक्रमण से सुरक्षा के लिए एक किला बनाया गया, ठीक है। मराठा आक्रमण नहीं करे तो इसकी सुरक्षा के लिए एक किला बनाया गया। कौन सा किला बनवाया गया, नाहरगढ़। और इसे जयपुर का पहरेदार भी कहते हैं। देखिए जयपुर का पहरेदार किस किले को कहा जाता है, तो वो है नाहरगढ़, ठीक है, नाहरगढ़, ठीक है। और पहले इस किले का नाम क्या था, प्राचीन, अगर प्राचीन नाम के बारे में बात करें तो देखिए नाहरगढ़ किले का प्राचीन नाम क्या था, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है सुदर्शनगढ़। देखिए नाहरगढ़, इसे जयपुर का पहरेदार किला भी कहा जाता है। और इसका जो किले का पहले नाम क्या था, सुदर्शनगढ़। और जयपुर में पेयजल के लिए हरमाड़ा से नहर लेकर आए थे। देखिए कौन लेकर आए थे, जय सिंह ने क्या किया, देखिए जयपुर में पेयजल मतलब पानी के लिए जो हरमाड़ा से नहर सबसे पहले कौन लाता है, जय सिंह द्वितीय लाता है, ठीक है। और भी इसके बारे में चर्चा करते हैं जयपुर शहर में और इसने क्या किया, ठीक है। और देखिए सिटी पैलेस चंद्रमहल का निर्माण करवाता है और गोविंद देव जी का मंदिर बनवाता है। देखिए गोविंद देव जी का मंदिर, जयपुर के राजा स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। मतलब जयपुर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह थे, वो गोविंद देव जी को मतलब दीवान मानते थे, ठीक है, कि मैं जो ये कार्य करता हूँ, गोविंद देव जी जो हमारे ऊपर हैं, मतलब वो मैं उनके दीवान मतलब उनका सेवक हूँ, ठीक है। और ये गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर था। ये किस संप्रदाय का प्रमुख मंदिर था, तो वो होता है गौड़ीय, ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर था। और इसने देखिए क्या बनवाया, जल महल बनवाया, जल महल, ठीक है। और मानसागर झील में बने हुए हैं। जल महल कहाँ बना हुआ है, मानसागर झील के पास बना हुआ है। और अश्वमेध यज्ञ की पुरोहितों की व्यवस्था की गई।
और इसने देखिए देश में 5 स्थानों पर जंतर मंतर बनवाए थे, वेरी वेरी मोस्ट। और काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, इसको आपको याद रखना है। देखिए 5 देश के मतलब भारत के 5 स्थान पर जंतर मंतर का जो निर्माण करवाता है वो कौन करवाता है? मिर्जा राजा जयसिंह द्वितीय। देखिए सबसे पहले जो है वेधशाला का निर्माण करवाता है तो वो करवाता है दिल्ली में, ये सबसे बड़ी है। और उसके बाद जयपुर, राजस्थान में जयपुर में करवाता है, ये भी सबसे मतलब बड़ी है। और बाद में करता है मथुरा में और बनारस में और उज्जैन में। ठीक है, यह तो कितने हो गई? 5। हाँ 5 भी करवा। देखिए दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस और उज्जैन। ठीक है, ये जंतर मंतर वेधशाला। ठीक है, और जयपुर के जंतर मंतर को देखिए 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित कर दिया गया। देखिए जयपुर के जंतर मंतर जो वेधशाला थी जिसका मिर्जा राजा जयसिंह ने निर्माण करवाया था, तो उसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब सम्मिलित किया गया? 2010 में। ठीक है, मतलब वो विश्व की विरासत सूची में आ गई। ठीक है, मतलब इसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, मतलब उस विश्व धरोहर सूची। ठीक है, और इसने साहित्य के बारे में क्या योगदान रहा? देखिए सिपाही राजा जयसिंह की पुस्तक जिसका नाम है जयसिंह कारिका ज्योतिषी ग्रंथ है, और जेज मोहम्मद शाही जो नक्षत्र सारणी की रचना करवाई, कब करवाई? 1725 में। और इसके दरबारी विद्वान के बारे में बात करें तो 1 नंबर पे आता है पुंडरीक रत्नाकर, उसने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या आता है? जयसिंह कल्पद्रुम। ठीक है, जयसिंह कल्पद्रुम। ठीक है, और दूसरा जो मतलब इसका जो दरबारी विद्वान था उसका नाम था पंडित जगन्नाथ। इसने 3 पुस्तक लिखवाता है, 3 पुस्तक लिखता है। तो पहली पुस्तक का नाम है सिद्धांत सम्राट, और दूसरी पुस्तक का नाम है सिद्धांत कौतुंब, और तीसरी पुस्तक का नाम है योंक्लियड ज्योमिति का संस्कृत में अनुवाद किया। ठीक है, और तीसरा जो विद्वान था उसका नाम था केवल राम क्या करता है? एक पुस्तक लिखता है लोकोरिथम, संस्कृत का अनुवाद करता है, और इसका नाम था विभाग सारणी। ठीक है, और ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई। ठीक है, उसको फ्रेंच से मतलब संस्कृत भाषा में अनुवाद कौन करता है? केवल राम जी। ठीक है, और चौथा आता है नयन चंद्र मुखर्जी। ठीक है, देखिए नयन चंद्र मुखर्जी देखिए उकर नामक अरबी ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद करता है। देखिए कौन सा ग्रंथ? उस ग्रंथ का नाम क्या है? उकर नामक ग्रंथ है, उसको संस्कृत मतलब अरबी भाषा में था और संस्कृत में अनुवाद कौन करता है? नयन चंद्र मुखर्जी, जो मतलब किस दरबार मतलब किसके विद्वान है, किस दरबार के विद्वान है? तो वो है मिर्जा राजा जयसिंह के। ठीक है, और मोहम्मद मेहंदी और मोहम्मद शरीफ, ये दोनों विदेशी पुस्तक लाने के लिए मतलब इन दोनों को क्या किया कि विदेशी पुस्तक लाने के लिए भेज। ये दो मतलब विदेश से पुस्तक लाते थे, ये मतलब 2 ऐसे विद्वान माने जाते थे। ठीक है, और अब उसका चित्रकला के बारे में हम बात कर लेते हैं कि चित्रकला के बारे में उसका क्या योगदान रहा। देखिए चित्रकला, आमेर में सूरत खाना की स्थापना, जहाँ एक चित्र बनवाया था, चित्र बनवाए जाते थे, और ठीक है उसने एक ही कला की स्थापना, जिस कला का नाम क्या है? सूरत खाना की स्थापना की, जहाँ पर चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, और वो कहाँ है? आमेर में। ठीक है, आमेर है जयपुर में। ठीक है, और सामाजिक सुधार मतलब समाज के लिए उसने क्या कार्य किए? देखिए सामाजिक के लिए अगर बात करें तो सती प्रथा को नियंत्रित करने का प्रयास किया। ठीक है, और बाल विवाह को नियंत्रित करने का प्रयास किया, और अंतर्जातीय विवाह का प्रोत्साहित किया, और ब्राह्मणों के आपसी मतभेद को समाप्त किया, और साधु संतों के गृहस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया, और इसके लिए मथुरा के पास गांव बसाया। ठीक है, मतलब साधु संत वो मथुरा के पास रहेंगे उसके लिए एक अलग गांव बसा दिया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन है आप कर लेना, सवाई जयसिंह के तात्कालिक भारत आधुनिक शासक था, और इसकी उपलब्धियों के आधार पर कथन मूल्यांकन कीजिए, 100 वर्ड में लिखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला जो नंबर 8 पर जो राजा आता है उसका नाम क्या आता है? हाँ, उसका नाम आता है ईश्वरी सिंह। इसका शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1743 से 50 तक रहता है, और दरबारी समझौते के चेत चंद्र कंवर के बेटे माधो सिंह को जयपुर का राजा बनाना था है, लेकिन सवाई जय सिंह ने अपने दूसरे बेटे ईश्वरी सिंह को राजा बनाया, इसलिए इन दोनों भाइयों में
उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। देखिए कि मतलब सवाई जय सिंह ने क्या किया, अपने जो दूसरे बेटे मतलब छोटे बेटे को राजा बनवा दिया था और उसका नाम क्या था, ईश्वरी सिंह। ठीक है, तो इसके लिए उन दोनों भाइयों में थोड़ा संघर्ष हुआ, आपसी मतभेद हुए। ठीक है, और उसके दोनों का नाम क्या था, चंद्रकमल के बेटे। ठीक है, कौन थे, माधो सिंह। ठीक है, और ये ईश्वरी सिंह। ठीक है, देखिए ईश्वरी सिंह ने क्या किया, राजमहल का युद्ध लड़ा। कब लड़ा, 1747 में। और राजमहल जो कहाँ है, टोंक में है। ठीक है, और ये किस किस के मध्य हुए, ईश्वर सिंह वर्सेस माधो सिंह। ठीक है, उन दोनों के मध्य हुआ। और सूरजमल भरतपुर मतलब सूरजमल भी इसका साथ दिया। ठीक है, जो कहाँ थे, भरतपुर के सिंह। ठीक है, और इस माधो सिंह के साथ कौन है, देखिए जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ के, उमेश सिंह बूंदी के, और दुर्जन सिंह साल जो कोटा के। ठीक है, मराठे। और ईश्वरी सिंह इस युद्ध में जीत जाता है। ठीक है, कौन सा युद्ध है, राजमहल का युद्ध जब 1727 में होता है और ईश्वरी सिंह वर्सेस माधो सिंह के मध्य होता है, जिसमें ईश्वरी सिंह जीत जाता है। ठीक है, और जीतने के बाद इसरलाट सरगासूली का निर्माण करवाया। देखिए जीतने के बाद ईश्वरी सिंह ने क्या किया, इसरलाट सरगासूली का निर्माण करवाता है। ठीक है, और एक और युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम है बगरू का युद्ध। कब होता है, 1748 में। किस किस के मध्य होता है, ईश्वरी वर्सेस माधो सिंह के मध्य होता है। और इस युद्ध में माधो सिंह जीत जाता है और माधो सिंह को 5 परगने दिए गए थे, जिसमें देखिए टोंक, टोडा, मालपुर सम्मिलित थे। ठीक है, और उमेद सिंह को बूंदी का राजा बनवाया गया था और मराठों के युद्ध का हर्जाना दिया गया था। ठीक है, और बाद में जो मराठों के युद्ध हर्जाने के लिए तंग किया और जिससे ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा जो ईश्वरी सिंह का काम है वो तमाम हो जाता है। ठीक है, अब नंबर 9 पे आते हैं माधो सिंह। देखिए माधो सिंह, इसका शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1750 से 68 तक रहता है और जयपुर में मराठों का कल्लेआम किसने करवाया, माधो सिंह ने करवाया। और 1759 में कांकोड़ जो टोंक में स्थित है उनके युद्ध में मराठों का पुण्य हराया। ठीक है, देखिए मराठों के बीच में इसका युद्ध होता है। कब होता है, 1759 में। कहाँ होता है, कांकोड़ टोंक में है, और जिसमें मराठों को इस माधो सिंह ने हरा दिया था। ठीक है, एक बार पुनः हरा था। और बाद में एक और युद्ध होता है जिसका युद्ध का नाम है बंटवाड़ा का युद्ध। कब होता है, 1761 में, जिसमें माधो सिंह वर्सेस शत्रुसाल जो कोटा का था। ठीक है, और इस युद्ध का क्या कारण, देखिए कारण था रणथंभौर किले पर अधिकार। शत्रुसाल जीत जाता है। इसमें कौन जीतता है, शत्रुसाल, और माधो सिंह अपना हार जाता है। ठीक है, और इस युद्ध में कोटा का सेनापति जालिम सिंह झाला था। ठीक है, इस युद्ध में जो शत्रुसाल था, तो उसके बाद जो सेनापति कौन था, वो उसका मतलब जालिम सिंह झाला। ठीक है, और अगर इसके बारे में बात करें तो माधो सिंह देखिए 1763 में सवाई माधोपुर की स्थापना करता है। कौन करता है, माधो सिंह करता है। और चाकसू में शीतला माता का मंदिर कौन बनवाता है, माधो सिंह। कहाँ बनवाता है, चाकसू में। ठीक है, और मोती डूंगरी महलों का निर्माण किसने करवाया, माधो सिंह ने। और नंबर 10 पे आते हैं हमारे सवाई प्रताप सिंह। देखिए सवाई प्रताप सिंह, वीडियो को आपने शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे लाडलों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर रोज़ हम कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे। अभी तो हिस्ट्री चल रही है, उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद हिंदी व्याकरण सब पढ़ेंगी। ठीक है, सभी जो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। 1800 मतलब उसके बाद में राजस्थान हिस्ट्री के बाद में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। तो ठीक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, क्योंकि मतलब जब से वीडियो आए तो तुरंत आपके पास जल्द से पहुंच जाए। ठीक है, और हम बात करते हैं नंबर 10 पे। हमारा जो राजा आता है उसका नाम है सवाई प्रताप सिंह। देखिए सवाई प्रताप सिंह 1788 से 1803 तक रहता है और इसने एक युद्ध लड़ा, तुंगा का युद्ध। तुंगा जो तुंगा कहाँ बचा हुआ है, जो है जयपुर में। ठीक है, और 1787 में ये युद्ध होता है तुंगा का। और किस किस के मध्य होता है, देखिए प्रताप सिंह जयपुर
और इसके साथ और होते हैं विजय सिंह जो जोधपुर के राजा थे, ये 2 हो गए। और इसके सामने होता है मराठे होते हैं जिसमें माँ, ठीक है, उससे मतलब मादी जी की संधिया, ठीक है, और इसमें मराठे हार गए थे, ठीक है। और ठीक है। और उसके बाद में एक और युद्ध होता है पाटन का युद्ध, जो कब होता है, उसके बाद 2 साल बाद हो जाता है 1779 में, ठीक है। और अजमेर में है पाटन। और प्रताप सिंह प्लस विजय सिंह वही, और इसमें मराठा का सेनापति डी बोही जो फ्रांसीसी था, और इसमें क्या होते हैं, मराठे जीत जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में विजय सिंह ने जयपा संध्या की हत्या कर दी थी। देखिए, जयपा संध्या की हत्या कर दी थी, और इस हत्या के बदले में मराठों को तारागढ़ किले देना पड़ा, ठीक है। मराठों से उसने कौन सा किला लिया, तारागढ़ किला, ठीक है। और विजय सिंह की एक प्रेमिका, ठीक है, प्रेमिका क्या होता है आप जानते होगे, भली बात है, ठीक है। देखिए, विजय सिंह की प्रेमिका जिसका नाम क्या है, गुलाब राय, ठीक है। गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा जाता है। देखिए, विजय सिंह की अगर प्रेमिका जिसका नाम है गुलाब राय, देखिए जोधपुर की नूरजहां किसे कहा जाता है, गुलाब राय को कहा जाता है, ठीक है। और इसने एक और युद्ध लड़ा जिस युद्ध का नाम है मालपुरा का युद्ध। कब होता है, 1800 में होता है, और मालपुरा का है टोंक जिले में, ठीक है। इसमें कौन होते हैं, वही प्रताप सिंह, भीम सिंह और वर्सेस मराठा इसमें जीत जाते हैं, ठीक है। मराठा का यहाँ जीत जाते हैं। और इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बात करें तो क्या, देखिए, सवाई प्रताप सिंह की अगर सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बात करें तो देखिए, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, हवा महल का निर्माण कौन करता है, सवाई प्रताप सिंह, ठीक है। कब, देखिए कब करवाता है, 1799 ईस्वी में निर्माण करवाया हवा महल का, ठीक है। और इसमें क्या है, 5 मंजिलें इमारत हैं, और इसकी आकृति कैसी है, देखिए श्री कृष्ण भगवान के मुकुट के समान इसकी आकृति है हवा महल की, ठीक है। और इसमें क्या है, 953 झरोखे हैं, ठीक है। और इन झरोखों से रानियां तीज व गणगौर की सवारी देखती थी, ठीक है। और इसके वास्तुकार, हवा महल के वास्तुकार कौन थे, तो आपको याद रखना है लालचंद उस्ता, ठीक है, लालचंद उस्ता, ठीक है। और इसमें 5 मंजिल थी, इसमें शरद मंदिर था, ठीक है, 5वीं मंजिल पे, ठीक है, 5 मंजिल थी। और उसमें देखिए सबसे पहला था शरद मंदिर, नंबर 2 पे था रतन मंदिर, नंबर 3 पे था विचित्र मंदिर, और नंबर 4 पे था प्रकाश मंदिर, व नंबर 5 पे था हवा मंदिर, ठीक है। और क्या किया, देखिए, और देखिए वर्जनिधि नाम से प्रताप सिंह ने कविताएं लिखता था। वर्जनी के नाम से प्रताप सिंह क्या लिखता था, कविताएं लिखता था, जिसमें 2 लिखी कविताएं, देखिए काव्य गुरु जिसमें गणपति भारती, और संगीत गुरु जिसमें चांद का, ये बुक लिखता है। इस बुक का नाम क्या है, सवर सागर, ठीक है। और जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन किसने करवाया, प्रताप सिंह करवाता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, देवऋषि व्रजपाल भट्ट होते हैं, ठीक है। हाँ, और जयपुर में तमाशा लोक नाट्य का प्रारंभ हुआ, और इसके लिए वसीघर भट्ट को महाराष्ट्र से लेकर आए थे। और प्रताप सिंह का शासनकाल जयपुर की चित्रकला तथा स्वर्णकाल था, और मुख्य चित्रकार था लालचंद्र, ठीक है। अगर सवाई प्रताप सिंह का जो मुख्य जो चित्रकार था तो उसका नाम क्या था, लालचंद्र, ठीक है। और ये हवा महल के वास्तुकार भी कौन है, लालचंद्र ही था, ठीक है। हाँ, और प्रताप सिंह ने दरबार में 22 विद्वान रहते थे, मतलब उसके दरबार पे कितने विद्वान रहते थे, 22। और इन्हें प्रताप बाईसी या गार्धव बाईसी कहा जाता था। किसे कहा जाता था, 22 विद्वानों को, ठीक है। और इन विद्वानों के लिए गुणीजन खाना बनाया जाता था। गुणीजन पता नहीं किस प्रकार का खाना होगा, ठीक है, तो अपना बस याद रखना है, इस 22 विद्वानों के लिए कौन, मतलब किस प्रकार का खाना बनाया जाता था, गुणीजन खाना, ठीक है। और प्रताप सिंह की संस्कृति, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और नंबर 11 पे हमारा जो राजा आता है जगत सिंह द्वितीय, ठीक है। देखिए जगत सिंह द्वितीय ने क्या किया,
इसकी प्रेमिका जिसका नाम है रस कपूर इसके प्रशासन में हस्तक्षेप करती हैं और कालांतर में इस कपूर को नाहरगढ़ किले में बंद कर दिया जाता है और 1818 में जगत सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। बस जगत सिंह द्वितीय के बारे में आप अपन को इतना याद रखना है, ठीक है। और नंबर 12 पे आता है राम सिंह द्वितीय, ठीक है, जिसका शासनकाल के बारे में अगर हम बात करें तो 1835 से 1880 तक, ठीक है। और छोटी उम्र में राजा बने था ये, और इसका जो संरक्षक था वो जॉन लुडलो, और इसने देखिए सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्या प्रथा, कन्यावध और मानव व्यापार, इस चारों पर जॉन मुडलो ने रोक लगवाई थी। जॉन मुडलो कौन था? जो राम सिंह का संरक्षक था, ठीक है। और कॉलेज की प्रिंसिपल मिस लोटो, ठीक है, ये क्या है? हाँ, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ कौन देता है? कौन देता है साथ? राम सिंह द्वितीय, ठीक है। 1857 में 57 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देता है राम सिंह द्वितीय है, ठीक है, हाँ द्वितीय। और अंग्रेजों ने सितार ए हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली परगना दिया और 1857 में कला के विकास के लिए मदरसा ए हुनरी की स्थापना करता है, जिसे वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कहा जाता है। और 1866 में कांति चंद्र मुखर्जी ने जयपुर में कन्या विद्यालय की स्थापना की और राजस्थान की प्रथम रियासत थी, ठीक है, जयपुर, ठीक है। और राम सिंह जो द्वितीय ने जयपुर में महाराजा कॉलेज व संस्कृत कॉलेज की स्थापना की और 1873 में, और देखिए 1873 में, और राम सिंह ने क्या किया? देखिए प्रिंस अल्बर्ट जयपुर आया था और उस समय अल्बर्ट हॉल को मतलब बनाना प्रारंभ कर दिया था, और अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार था जिसका नाम क्या था? स्टीफन जैकब, ठीक है। और राम सिंह ने जयपुर में गुलाबी रंग करवाया, ठीक है। देखिए जयपुर, देखिए गुलाबी नगरी के नाम से इसे जाना जाता है, इसी के नाम से। और गुलाबी रंग कौन करवाता है? राम सिंह द्वितीय करवाता है, ठीक है। और जयपुर में ब्लू पोट्री लोकप्रिय थी, ठीक है। तो इसके बारे में इतना याद रखना है। और अगला हमारा जो राजा आता है वो आता है माधो सिंह द्वितीय, ठीक है। माधो सिंह द्वितीय, इसे बब्बर शेर कहा जाता है। देखिए बब्बर शेर के नाम से जो प्रसिद्ध है, जो शासन करता है यहाँ राजा है, तो वो है हमारा माधो सिंह द्वितीय। अपनी 9 दासियों के लिए नाहरगढ़ में 9 एक जैसे महल बनवाए, तो वो किसने बनवाए? माधो सिंह द्वितीय ने। और BHU की स्थापना के लिए 5 लाख रुपए किसने दिए? माधो सिंह द्वितीय ने। और 1904 में जयपुर में डाक व्यवस्था की स्थापना और शुरुआती कौन करता है? माधो सिंह द्वितीय, ठीक है, जयपुर में। और किसी भी रियासत में सबसे पहले हुई तो वो कहाँ हुई थी? जयपुर में। और कब होती हैं? 1904 में होती हैं डाक टिकट व्यवस्था, ठीक है, डाक व्यवस्था, ठीक है। और सिटी पैलेस में मुबारक महल बनवाया, ठीक है, सिटी पैलेस जो कहाँ है? जयपुर में। और इसमें एक महल बनवाया जिसका नाम क्या आता है? मुबारक महल, ठीक है। किसने बनवाया? माधो सिंह द्वितीय ने, ठीक है। और अब अगला हमारा आता है मान सिंह द्वितीय। देखिए मान सिंह द्वितीय क्या करवाता है? आज़ादी के समय जयपुर का राजा था, मतलब भारत जब आज़ाद हुआ था, कब हुआ था? 1947 में। और तब जो जयपुर का राजा कौन था? मान सिंह द्वितीय, ठीक है। और राजस्थान का प्रथम एवं अंतिम राज प्रमुख था वो था मान सिंह द्वितीय, ठीक है। और इसकी रानी का नाम था गायत्री देवी, जिसने एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम है प्रिसेज रिमेम्बर्स, ठीक है। और राजस्थान की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी, तो वो कौन बनी? गायत्री देवी, ठीक है। लोकसभा, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए कि राजस्थान की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनती है, तो वो बनती है गायत्री देवी, ठीक है। वो किसकी रानी है? मान सिंह द्वितीय की रानी थी, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं अलवर का इतिहास। देखिए अलवर जिला, अलवर में कछवा वंश का नरुका शाखा का शासन था और मिर्जा राजा जयसिंह ने कल्याण सिंह नरुका को मेचेडी का जहांगीर दी थी। और 1734 में मुगल बादशाह
शाह आलम ने मेचेडी के प्रताप सिंह को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था, ठीक है। और प्रताप सिंह ने 1775 में अलवर को जीत कर उसे अपनी राजधानी बनवाया था, ठीक है। अलवर में सबसे पहले राजा आता है तो उसका नाम है बख्तावर सिंह। देखिए बख्तावर सिंह, हाँ देखिए ये राजा थोड़ा पढ़ने से पहले मैं आपसे कि इस वीडियो को शेयर कर दे, ये कहूँगा मैं आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 1 पे आता है हमारा बख्तावर सिंह, ठीक है। बख्तावर सिंह, देखिए बख्तावर सिंह अंग्रेज़ों के साथ संधि कब करता है, 1803 में करता है। अंग्रेज़ों के साथ संधि कर लेता है और बख्तेश तथा चंद्रसकी के नाम से कविताएं लिखता था, ठीक है। बस बख्तावर सिंह के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। और अब नंबर 2 पे जो राजा आता है उसका नाम है विनय सिंह, ठीक है। अलवर में मूसी महारानी की संतरी कौन बनवाता है, विनय सिंह बनवाता है। और इस संतरी में 80 खंबे हैं, ठीक है। 80 खंभों की संतरी कहाँ बनी हुई है, अलवर में। और उस संतरी का नाम है मूसी महारानी की संतरी। किसने बनवाई थी, विनय सिंह ने, ठीक है। और मूसी महारानी कौन थी, मूसी महारानी बख्तावर सिंह की दासी थी, ठीक है। और अपनी रानी शीला के लिए सिल्लीसेठ झील का निर्माण करवाता है। देखिए विनय सिंह होता है जो सिल्लीसेठ झील का निर्माण कौन करवाता है, विनय सिंह। और अपनी देखिए रानी जिसका नाम था शीला सेठ, तो इससे अपनी सिल्लीसेठ का झील का निर्माण करवाता है, ठीक है। और इस झील में इस झील को देखिए राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। देखिए राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है, तो वो है सिल्लीसेठ झील, जो कहाँ पर है, अजमेर में है, सॉरी अलवर में है, ठीक है। और इस झील का निर्माण कौन करवाता है, विनय सिंह, ठीक है। और अगर हाँ, और नंबर 3 पे आता है जय सिंह। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है और नरेंद्र मंडल का नामकरण किया था। और हिंदी को अलवर में राष्ट्रभाषा घोषित करता है। देखिए हिंदी को अलवर में राष्ट्रभाषा कौन घोषित करता है, तो वो करता है जय सिंह, ठीक है। देखिए ये जो नोट्स कहाँ पर मिलेंगे वो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना है, ठीक है। और भरतपुर के राजा किशन सिंह ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करता है, ठीक है। भरतपुर के राजा, बाद में जो अलवर जो भरतपुर के पास में ही है, तो भरतपुर के राजा जिसका नाम है किशन सिंह, वो भी भाई हिंदी को क्या कर देता है, राष्ट्रभाषा घोषित कर लेता है, ठीक है। और BHU AMU तथा सतानंद धर्म कॉलेज के आर्थिक सहायता किसने दी, तो वो देता है हमारा जय सिंह, ठीक है। और 10 दिसंबर 1903 को अलवर में बाल विवाह तथा अनमेल विवाह पर रोक लगवाता है, ठीक है। और ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग में अलवर में आगमन पर सरिस्का महल का निर्माण करवाता है। और 1933 में जुंजारा दुर्गों के बाद इसे हटाकर ये पेरिस चला जाता है और वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और अब बात करते हैं तेज सिंह के बारे में। देखिए तेज सिंह आज़ादी के समय अलवर का राजा था और महात्मा गांधी के हत्या में इसका नाम आया था, और लेकिन बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट में निर्दोष करार दिया था, ठीक है। बस तेज सिंह के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। और अब हम बात करते हैं जैसलमेर का इतिहास। देखिए जैसलमेर में कस्बा वंश का जैसे किस प्रकार उद्गम होता है। देखिए जैसलमेर राजस्थान की युद्ध वंश में 2 रियासतें थी, जिसमें जैसलमेर और करौली। देखिए जैसलमेर का उस समय राजा था भाटी और करौली का राजा था जिंदोन, ठीक है। देखिए भाटी भगवान श्री कृष्ण के वंशज होते हैं, इसीलिए इसे सातशाला यादवती कहा जाता है। और भाटी, देखिए भाटी के बारे में अगर हम चर्चा करें, देखिए भाटी 285 ईस्वी में भटनेर को अपनी राजधानी बनवाता है। और भाटियों का अंतरमंड किवाड़ किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है अंतरमंड किवाड़, ठीक है, भाटियों को कहा जाता है। और नंबर 2 पे आता है मंगल राय, जो अपनी राजधानी बनाता है तन्नौट को। और नंबर 3 पे आता है देवराज, जो अपनी राजधानी बनवाता है लोधवा को और परमारम को हराकर लोधवा को जीत जाता है। और मुंबल महेंद्र की प्रेम कहानी मुंबल लोधवा की राजकुमारी तथा महेंद्र अमरकोट
का राजकुमार था। और नंबर 4 पे आता है जैसल। देखिए जैसल क्या कहता है, जैसल 12 जुलाई 1155 को जैसलमेर की स्थापना करता है। और यहाँ पर जैसलमेर किले का निर्माण कौन करवाता है, जैसल सिंह, ठीक है। और मुगल राज के बारे में अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। इस समय जैसलमेर का प्रथम शाखा कब हुआ था, 1299 में, ठीक है। और नंबर 6 पे आता है दुर्जन साल, जो 1352 में फिरोज तुगलक ने आक्रमण किया था। और इस समय जैसलमेर का दूसरा शाखा हुआ था। जैसलमेर का दूसरा शाखा कब हुआ था, 1352 में। और किसने आक्रमण किया था, हुआ फिरोज तुगलक ने किया था, ठीक है। और नंबर 7 पे आता है लोहगढ़, जो रूठी रानी उमादे का पिता था। और 1550 में कंगार के अमीर अली ने आक्रमण किया था। और इस समय यहाँ पर केसरिया वो किया गया, लेकिन जौहर नहीं हुआ, और इसलिए इसमें आधा शाखा हुआ, ठीक है। आधा शाखा, पूरा शाखा नहीं हुआ, ठीक है। और नंबर 8 पे आता है मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय क्या करता है, 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। और नंबर 9 पे आता है जवाहर सिंह। देखिए जवाहर सिंह क्या करता है, हाँ जवाहर सिंह क्या करता है, देखिए जवाहर सिंह आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किसे माना जाता है, जवाहर सिंह को। और जैसलमेर में विंडम पुस्तकालय का निर्माण कौन करवाता है, जवाहर सिंह। और क्रांतिकारी सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जलाकर मार दिया था, किसने मार दिया था, जवाहर ने। और हत्या की जांच के लिए गोपरमाल स्वरूप का आयोग बनाया गया, ठीक है। और सागरमल गोपा ने देखिए पुस्तक लिखी थी, उसका यह सागरमल गोपा जैसलमेर का था, ठीक है। और इसने 3 पुस्तक लिखी, जिसका नाम है जयपुर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ठीक है। 3 पुस्तकें लिखी थी। और देखिए जैसलमेर व हैदराबाद रियासतों ने सागरमल गोपा के प्रवेश पर रोक लगा दी, ठीक है। देखिए जैसलमेर और हैदराबाद रियासतों में भाई के सागरमल गोपा नहीं आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद करौली का इतिहास। देखिए करौली में कछवा वंश का किस प्रकार आए, देखिए करौली का इतिहास। देखिए करौली में सबसे पहले करौली में युद्ध वंश की जाहोन शाखा का शासन होता है। और नंबर 1 पे आता है विजयपाल, 1040 में बयानों को अपनी राजधानी बना देता है। और नंबर 2 पे आता है धर्मपाल, जो राजधानी बनाता है करौली को, कल्याणपुर नाम से भी जाना जाता है। और नंबर 3 पे है गोपाल पाल, जो करौली में मदन मोहन का मंदिर बनवाता है। और गौड़ी संप्रदाय का मंदिर होता है, जो मदन मोहन किस संप्रदाय का मंदिर है, मदन मोहन, ठीक है, गौड़ी संप्रदाय का मंदिर है। और नंबर 4 पे आता है हरबख्शपाल, ठीक है, हरबख्शपाल, जो 1817 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। और नंबर 5 से आता है मदन पाल। देखिए मदन पाल 1857 की क्रांति में कोटा के राजा राम सिंह द्वितीय में मदद की, और अंग्रेजों ने 17 तोपें से सलामी दी थी, किसको दी थी, मदन पाल को, ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1865 में राजस्थान में पहली बार करौली आए थे, ठीक है। पहली बार कहाँ पर आए थे, करौली, किस शासनकाल के समय, मदन पाल के शासनकाल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भरतपुर का इतिहास। देखिए भरतपुर का इतिहास राजस्थान में जाट राजवंश की 2 रियासतें थी, जिसका नाम जो भरतपुर और धौलपुर, ठीक है। और 1669 में गोकुला ने मथुरा के आसपास जाट किसानों के साथ औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और औरंगजेब ने इस विद्रोह का दबा दिया था, किसने दबाया, औरंगजेब ने, ठीक है। और 1687 में सिंह जो जयपुर का जाट जमींदार राजा पुनः विद्रोह कर देता है। और सिकंदरा जो आगरा में है, वहाँ पर क्या करता है, वहाँ पर अकबरे में मकबरे लूट लेता है, ठीक है। अकबर के जो मकबरे बने हुए हैं उसे लूट देखता है, ठीक है। और सबसे पहले आ जाता है चूंडामन क्या करता है, देखिए धोण जो भरतपुर किले का निर्माण करवाता है। तो धोण जो भरतपुर में धोण किला है जो भरतपुर में है, और उसका निर्माण कौन करता है, चूंडामन, ठीक है। नंबर 2 पे आता है बदन सिंह सवाई जयसिंह से की मदद से राजा बना था। और डींग में किले का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, बदन सिंह ने, ठीक है। और नंबर 3 पे आता है सूरजमल, जिसका शासनकाल 1756 से 63 तक था। और इसे जाटों का प्लेटो और अफलातल कहा जाता है, ठीक है। देखिए हाँ, अफतलातून जाटों का प्लेटो और अफतलातून के नाम से जाना जाता है, जो सूरजमल को जाना जाता है, ठीक है। और पानीपत के तीसरे युद्ध में
पानीपत के तीसरे युद्ध में भागते हुए मराठा सैनिकों ने भरतपुर पर शरण किसने दी थी? इसने दी, ठीक है। और दिल्ली पर आक्रमण किया था और वहाँ नूरजहाँ का झूला लेकर आया था और इसे डींग पर महलों का निर्माण करवाया, ठीक है। और भी इसके बारे में काफ़ी हैं। और भरतपुर में किले का निर्माण कौन करवाता है? और डींग में जल महलों का निर्माण करवाता है और डींग में जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। और भरतपुर में प्रारंभिक सुधारक किए थे जिसमें प्रशासन का नाम योग्यता को बनाया गया और भरतपुर में आर्थिक सुधार का काम किया गया। और इस समय भरतपुर राज्य की आय कितनी थी? 17.5 लाख रुपए वार्षिक आय थी, ठीक है। और इसके दरबारी विद्वान के बारे में हम बात करें तो दरबारी विद्वान तो पहला था जिसका नाम था मुगल सिंह पुरोहित। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सुजान समोत विलास, ठीक है। और नंबर 4 पे आता है जवाहर सिंह देखिए दिल्ली पर आक्रमण करता है और वहाँ आगास धातु को दबाने से लेकर आए उसे भरतपुर के किले पर लगवाता है। और यह दरवाजे मूल स्वरूप चित्तौड़ के किले थे, ठीक है। और जीत की याद में भरतपुर किले में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाता है और जवाहर बुर्ज में भरतपुर में राजाओं का राज तिलक किया जाता था, ठीक है। और नंबर 5 पे आता है रणजीत सिंह। देखिए रणजीत सिंह दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1806 के दौरान मराठा सेनापति जसवंत राव होलकर शरण आए थे और अंग्रेजों के सेनापति लॉर्ड लेक ने भरतपुर पर 5 आक्रमण किए और लेकिन भरतपुर को जीत नहीं पाया और इसीलिए भरतपुर किले को लोहागढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इस जीत की याद में भरतपुर किले में फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया और 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है, ठीक है। और बाद में आती है 1857 की क्रांति, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ इससे जो अब नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। देखिए नोट्स मिलेंगे, आपको जाना है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल का नाम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सर्च बार पर क्लिक करके सर्च करना है बिश्नोई स्टडी, ठीक है। बिश्नोई स्टडी के नाम से सर्च करना है। ये जो चैनल का नाम इसी के नाम से बना हुआ है और वहाँ पर सभी का आपको PDF हस्तलिखित नोट्स के साथ मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।